हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रितिका गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम डेफॉर्मेशन चैप्टर करेंगे। डेफॉर्मेशन चैप्टर में 2 वीडियोस में कवर करवाऊंगी। पहली आज हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 2 विल बी कमिंग वेरी सून। सो टू बिगिन विथ, व्हाट इज मेंट बाय डेफॉर्मेशन? डेफॉर्मेशन का मतलब होता है टू डिफेम समबडी, यानी कि किसी भी इंसान की इज्जत को कम कर देना इज कॉल्ड डेफॉर्मेशन। तो बहुत ही सिंपल वर्डिंग में डेफॉर्मेशन कैन बी टर्म्ड एज इंजरी टू द रेप्यूटेशन ऑफ अ पर्सन। जब एक इंसान की रेप्यूटेशन या एक इंसान के कैरेक्टर पे कोई इंसान नेगेटिवली रिफ्लेक्ट करता है उसको बोलते हैं डेफॉर्मेशन। ठीक है, बट सैलमंड के अकॉर्डिंग डेफॉर्मेशन क्या होती है? सैलमंड कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 पीपल, एक्स एंड वाई, 2 लोग हैं। एक्स ने कोई भी डेफॉर्मेटरी स्टेटमेंट बोली ऑफ वाई, ठीक है, एंड दैट स्टेटमेंट स्पोकन बाय एक्स हैज अ टेंडेंसी टू इंजर द रेप्यूटेशन और कैरेक्टर ऑफ दिस पर्सन वाई। इसने एक ऐसी स्टेटमेंट बोली जो डेफॉर्मेटरी थी, एक्स ने एक ऐसी स्टेटमेंट बोली जो डेफॉर्मेटरी थी ऑफ दिस पर्सन वाई, और इतनी डेफॉर्मेटरी स्टेटमेंट को सुनने के बाद जो लोग वाई को जानते थे, चाहे वो हैंडफुल ऑफ पीपल ही क्यों ना हो, लेकिन जो लोग वाई को जानते थे, एक्स की स्टेटमेंट को सुनने के बाद उन लोगों के मन में जो वाई के लिए इज्जत थी, ठीक है, जो रेप्यूटेशन थी, जो उसके कैरेक्टर की इमेज थी, वो बहुत ही डाउन चली गई। एंड एज अ रिजल्ट दोज पीपल दे स्टार्टेड अवॉइडिंग वाई। ठीक है, उन्होंने वाई को अवॉइड करना शुरू कर दिया, उसको पसंद करना शुरू कर दिया, उसको डिसलाइक करना शुरू कर दिया। यानी कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट बाय दिस पर्सन एक्स which has a tendency to injure the reputation of this person y in the estimation of right thinking members of the society. right thinking members मतलब वही लोग जो fair average intelligence के लोग हैं, जो ordinary prudent man हैं, people जो sound mind के हैं और जो वाई को जानते हैं, चाहे वो handful of people ही क्यों ना हो। उस डेफोमेटरी स्टेटमेंट को सुनते ही उन लोगों के माइंड में एक इन्फेरेंस हुई कि यार ये स्टेटमेंट तो इट रेफर्स टू वाई, और उस स्टेटमेंट को सुनते ही दे स्टार्टेड अवॉइडिंग हिम, दे स्टार्टेड डिसलाइकिंग हिम। तो आप कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू सैलमंड, डेफर्मेटरी स्टेटमेंट हैज अ टेंडेंसी टू इंजर द रेप्यूटेशन of a person to whom it refers in the estimation of right thinking members of the society and to induce in them feelings of hatred, contempt, dislike, disesteem for that person. तो ये हुआ definition of defamation by Salmond. Now we talk about types of defamation. Defamation 2 तरीके की होती है, libel and slander. Libel is the publication or representation of a defamatory statement in a permanent form, and slander is the publication of a defamatory statement in a transient form, यानी कि short lived form. S for slander, S for short lived. बिल्कुल short lived transient form में जो defamation होती है वो slander होती है, जो एक permanent form में निकल के आती है वो libel होती है. फॉर एग्जाम्पल जो वर्ड्स ऑफ माउथ हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी के लिए कुछ डेफोमेटरी बोल दिया तो वो क्या बन गया? इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्लैंडर. बट जो सिनेमा फिल्म्स होती हैं, ठीक है, फोटोग्राफिक पार्ट ऑफ सिनेमा फिल्म्स, या फिर कोई स्टैच्यू, कोई एफिजी, ठीक है, या फिर कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल, एनी जर्नल दैट हैज़ बीन पब्लिश्ड, जो आपके सामने परमानेंट फॉर्म में होती है, वो हो गया लिबिल. लेकिन जो किसी ने बोल दिया, समथिंग विच इज़ यूजली एड्रेस्ड टू द ईयर is called slander, and something which is normally addressed to the eye, that is libel. तो ये हुआ डिफ्रेंसिएशन. फॉर एग्जाम्पल एक इंटरव्यू में, ठीक है, एक्स पर्सन, ठीक है, स्पोक डेफोमेटरी ऑफ वाई पर्सन, तो क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक इंटरव्यू में उन्होंने कुछ गलत किसी के लिए बोल दिया, सिंस इट वॉज अ वर्ड ऑफ माउथ, तो वो क्या हुआ? इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्लैंडर. कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ किसी के लिए डेफोमेटरी ऑफ सम पर्सन, तो वो क्या हुआ? लिबिल हुआ. तो दिस इज द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन लिबिल एंड स्लैंडर. अब ये डिफ्रेंसिएशन बहुत ही ज़्यादा कॉन्क्रीट है और रिकग्नाइज करता है इंग्लिश लॉ, बट इंडियन लॉ इन दोनों टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन में कोई खास डिफ्रेंसिएशन नहीं करता. ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में, इंग्लिश लॉ में, लिबिल इज एन ऑफेंस अंडर क्रिमिनल लॉ इन इंग्लैंड, वेयर एज स्लैंडर इज मेयरली अ सिविल रॉन्ग इन इंग्लैंड. ठीक है, लिबिल क्या है? एक क्राइम है, लेकिन स्लैंडर इज अ सिविल रॉन्ग इन इंग्लैंड. Libel, on the other hand, in England, is actionable in itself. It is actionable per se. यानी कि अगर किसी भी इंसान ने डेफोमेटरी स्टेटमेंट किसी के लिए पब्लिश करी इन अ परमानेंट फॉर्म, वो अपने आप में एक डेफोमेटरी मैटर कहलाया जाएगा, एंड दैट पर्सन विल बी, you know, he or she can claim compensation for damages
सो कॉज टू द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो स्लैंडर है वो इंग्लिश लॉ में एक्शनेबल इन इटसेल्फ नहीं है। स्पेशल डैमेज इज गॉट टू बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू क्लेम कॉम्पेंसेशन एक्सेप्ट इन सर्टन केसेस। बट बहुत केसेस में, मैक्सिमम केसेस में यही होगा, अगर वो स्लैंडर का केस है तो वहाँ पे आपको स्पेशल डैमेज इज गॉट टू बी प्रूव्ड। नाउ अब लॉ में स्पेशल डैमेज का मतलब होता है एक ऐसा डैमेज विच इज मोर टू यू, ठीक है, एज कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी पीपल। जो ऑर्डिनरी पीपल है सोसाइटी के, उनके कंपैरिजन में आपको जो इंजरी हुई, आपको जो डैमेज हुआ वो ज़्यादा था। सिंस इट वॉज मोर दैन हार्म सफर्ड बाय ऑर्डिनरी मैन, तो इसीलिए आपको कोई स्पेशल डैमेज हुआ तो आप क्लेम कर सकते हो कॉम्पेंसेशन। तो ये डिफ्रेंसिएशन है अगर इंग्लिश लॉ बिटवीन लिबल एंड स्लैंडर। बट इंडियन लॉ ऐसी कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं करता कॉन्क्रीट इन दोनों टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन में। इंडिया में दोनों सिविल रॉन्ग भी हैं और दोनों क्रिमिनल रॉन्ग भी माने जाते हैं। सिविल रॉन्ग है इसीलिए वी आर रीडिंग इट इन अंडर सिविल लॉ, एंड बोथ ऑफ देम आर crime also under section 499 of the Indian Penal Code. On the other hand, जो ये लिबल है इट इज़ एक्शनेबल पर से, बट स्लैंडर को लेके कंट्रोवर्सी है इंडिया में, ठीक है। सम हाई कोर्ट्स आर ऑफ एन ओपिनियन कि स्लैंडर शुड बी एक्शनेबल इन इटसेल्फ, बट सम हाई कोर्ट्स आर ऑफ एन ओपिनियन दैट स्पेशल डैमेज इज गॉट टू बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू सस्टेन एन एक्शन फॉर स्लैंडर। तो थोड़ी कंट्रोवर्सी है रिगार्डिंग स्लैंडर, बट अदरवाइज इंडिया में ऐसी कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं है, ठीक है, इन कॉन्क्रीट सेंस जैसे इंग्लिश लॉ में की जाती है। नाउ वी टॉक अबाउट एसेंशियल्स ऑफ डेफॉर्मेशन। किसी भी कॉन्सेप्ट के जो हम एसेंशियल्स रीड करते हैं उसका मतलब होता है कि विदाउट दीज एसेंशियल्स क्लेम फॉर कॉम्पेंसेशन कैन नॉट सस्टेन। ये ज़रूरी है, अगर ये होंगे, ठीक है, अगर जो प्लेंटिव पार्टी है ये प्रूव कर देती है इन एसेंशियल्स को किसी भी टॉर्ट के, तो वो पार्टी जो है वो कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकती है। तो सबसे पहला बहुत ही ऑब्वियस एक एसेंशियल है डेफॉर्मेशन का, दैट इज द स्टेटमेंट मस्ट बी डेफॉर्मेटरी। स्टेटमेंट मस्ट बी डेफॉर्मेटरी का मतलब क्या है कि जो स्टेटमेंट एक इंसान ने एक्स ने वाई के लिए कही दैट मस्ट बी डेफॉर्मेटरी। ऑब्वियसली जब तक एक्स की स्टेटमेंट वाई के लिए डेफॉर्मेटरी नहीं होगी तब तक वाई का जो एक्शन है फॉर ऑन एक्स दैट कैन नॉट सस्टेन। For example, suppose you are traveling in a train, ठीक है, एक पैसेंजर था जो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था। जो टीसी थे ट्रेन के, उन्होंने कहा आई सस्पेक्ट दैट यू आर ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, प्लीज़ शो मी योर टिकट। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आप तो टिकट के बिना ट्रैवल कर रहे हो, प्लीज़ मुझे अपनी टिकट दिखाओ। तो टीसी ने इस इंसान को, यानी कि एक्स ने वाई को सिर्फ इतना कहा था और वाई ने एक्स के खिलाफ केस फाइल कर दिया और ये कहा कि इस इंसान एक्स ने मुझे डिफेम किया है इन फ्रंट ऑफ पब्लिक आउट देयर इन द ट्रेन। उन्होंने मुझे इन फ्रंट ऑफ कंसिडरेबल नंबर ऑफ पीपल उन्होंने मुझे डिफेम किया। बट बाद में कोर्ट ने यही कहा कि दिस इज नॉट समथिंग विच कैन बी टर्म्ड एज डेफोमेटरी स्टेटमेंट। इन ऑर्डर टू सस्टेन एन एक्शन फॉर डेफोमेशन एसेंशियल है दैट द स्टेटमेंट मस्ट बी डेफोमेटरी। और ये टीसी का काम है जो उन्होंने किया। यहाँ पे आप उन्हें ये नहीं कह सकते हो कि उन्होंने आपको डिफेम किया। इट इज़ नॉट समथिंग विच कैन बी टर्म्ड एज डेफोमेटरी। टिकट मांगना उनका काम है एंड यू हैव टू शो हिम अप, ठीक है, इफ़ यू आर कैरिंग सच अ टिकट। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहा गया कि ये डेफोमेटरी स्टेटमेंट नहीं है। अब मैं आपको केस लॉ बताती हूँ विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि डेफोमेटरी स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ये केस आता है राम जेठामलाई वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी 2006। इसमें क्या हुआ था कि जो प्लेंटिव थे वो थे राम जेठामलाई और सुब्रमण्यम स्वामी जो थे वो डिफेंडेंट थे। यहाँ पे राम सुब्रमण्यम स्वामी जो हमारे सुब्रमण्यम स्वामी थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्लेंटिव के खिलाफ एक डेफोमेटरी स्टेटमेंट कही। उन्होंने कहा कि जो लेट श्री राजीव गांधी हैं उनकी असैसिनेशन में अलॉन्ग विद LTTE कैडर जो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ साथ प्लेंटिव का भी हाथ है इनकी असैसिनेशन में। कि राजीव गांधी की असैसिनेशन का पूरा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग प्लेंटिव को पता था। ही हैड प्रायर नॉलेज ऑफ इट। मोरओवर ही हैड बीन सेंडिंग मनी टू दैट बैंड ऑर्गेनाइजेशन। ही हैड बीन हेल्पिंग देम इन अ रॉन्ग मैनर। अब ऐसा कहने पे जो प्लेंटिव थे उनकी रेप्यूटेशन बहुत ज़्यादा हद तक इंजर हुई क्योंकि ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एट दैट टाइम। तो क्योंकि ये एक डेफोमेटरी स्टेटमेंट थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिफेंडेंट ने कही, तो यहाँ पे इसको डेफोमेटरी माना गया। स्टेटमेंट was held to be defamatory. It was held to be ex facie defamatory. It is defamatory on the face of it.
आपको कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एविडेंस ही नहीं था कि डिफेंडेंट ने जो कहा वो बिल्कुल सच था। तो इट वॉज ऑन द फेस ऑफ इट डेफोमेटरी। तो जो डिफेंडेंट थे उन्हें कॉम्पेंसेशन क्लेम करने दी गई एंड कॉम्पेंसेशन वॉज ग्रांटेड अप टू ₹5 लाख। तो उनको कॉम्पेंसेशन ग्रांट की गई। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि द स्टेटमेंट मस्ट बी डेफोमेटरी। इट मस्ट बी डेफोमेटरी इन द सेंस इट मस्ट इंजर द रेप्यूटेशन ऑफ अ पर्सन, इट मस्ट रिफ्लेक्ट अपॉन हिज कैरेक्टर। सेकेंड एसेंशियल आता है स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ। नाउ प्लेंटिफ हैज गॉट टू प्रूव कि जिस स्टेटमेंट की वो कंप्लेन कर रहा है कि ये डेफोमेटरी है, दैट मस्ट रेफर टू हिम। यानी कि इफ X is complaining that Y has made a statement defamatory of Y, then Y obviously has to prove that the statement of which he complains actually referred to him. अब वो कैसे? उसको ये कोर्ट को दिखाना होगा कि जिन लोगों को वो जानता है या जो लोग उसको सराउंड कर रहे हैं, X की इस स्टेटमेंट को पढ़ते सार उन लोगों को लगेगा, एक रीजनेबल इन्फ्लुएंस बनेगी इन द माइंड्स ऑफ ऑल दोस पीपल जो वाई को जानते हैं कि येस दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू वाई। जो एक्स ने डेफोमेटरी स्टेटमेंट बोली वो वाई को रेफर करती है। उन लोगों को रीड करते ही ऐसा लगना चाहिए, और उस कारण वाई की जो रेप्यूटेशन थी इन दी एस्टिमेशन ऑफ ऑल दोस पीपल वो बहुत ज़्यादा इंजर होगी, बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। जब वाई इस चीज़ को प्रूव कर देगी तो यहाँ पे ही कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन, यानी कि द स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ, उसी को रेफर करनी चाहिए। पीपल रीडिंग मस्ट रीजनेबली इन्फर दैट दिस स्टेटमेंट रेफर टू दिस पर्सन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट ऑब्वियसली उनकी जो रेप्यूटेशन है वो इंजर हुई, वो डाउन हुई। पीपल नाउ स्टार्टेड अवॉइडिंग हिम, दे स्टार्ट गोइंग अवे फ्रॉम हिम। तो उन्हें कोई ना कोई लॉस होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैं केस और डिस्कस करते हैं, विच इज़ रेनी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 2017। इस केस में क्या हुआ था कि जो डिटेक्टिव थे उनका नाम था ली। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जो हमारे प्लेंटिफ थे उनका नाम था रेनी, ही वॉज अ बैरिस्टर बाय प्रोफेशन। तो उनके बारे में डिटेक्टिव ने, जो हमारे डिटेक्टिव थे डिटेक्टिव ली, उन्होंने रेनी के बारे में एक डेफोमेटरी स्टेटमेंट कही इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये कहा कि जो रेनी है इनकी वाइफ का जो मर्डर किया गया था 2007 में, उसके प्राइम एंड ओनली सस्पेक्ट रेनी हिमसेल्फ वो खुद हैं, यानी कि ही हिमसेल्फ हैज़ मर्डर्ड हिज वाइफ। अब ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कही डिटेक्टिव ली ने, तो जो रेनी थे उनका बहुत इकोनॉमिक और पर्सनल लॉस हुआ, बिकॉज ही वॉज अ बैरिस्टर बाय प्रोफेशन। पीपल नो लॉन्गर ट्रस्टेड हिम। उन्हें बहुत पर्सनल और इकोनॉमिक लॉस देखने को मिला, और इस स्टेटमेंट में कोई सच्चाई भी नहीं थी। ठीक है, ही तो यहाँ पे जो प्लेंटिव थे ही कुड प्रूव कि जो ये स्टेटमेंट बोली गई, पहली बात इट वॉज डेफोमेटरी ऑन द फेस ऑफ इट, दूसरा इट रेफर्ड टू हिम, यानी कि जितने लोग रेनी को जानते हैं सभी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के सभी के माइंड में एक रीजनेबल इन्फरेंस यही था कि इट रेफर टू दिस पर्सन, एंड एज सच इनकी जो रेप्यूटेशन थी वो इंजर हुई, वो बहुत लोअर डाउन हो गई इन दी आइज ऑफ द अदर पीपल। तो यहाँ पे ही कुड क्लेम कॉम्पेंसेशन। उन्हें कॉम्पेंसेशन जो थी वॉज गिवन वर्थ $2.6 मिलियन कॉम्पेंसेशन इन्होंने क्लेम करी थी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एसेंशियल है द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। नाउ व्हाट इज मेंट बाय पब्लिकेशन ऑफ अ डेफोमेटरी स्टेटमेंट, यानी कि पब्लिकेशन से मतलब होता है कि डेफोमेटरी स्टेटमेंट मस्ट बी नोन टू पीपल अदर दैन द पर्सन डिफेम्ड, यानी कि एक्स और वाई के अलावा किसको पता लगा इसके बारे में वो मैटर करता है। अगर ये बात सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई के बीच में है, यानी कि द वन जिसने लिखा एंड द वन जिसके बारे में लिखा गया, जब इन दोनों के बीच में होगी तो यहाँ पे एक्स की लायबिलिटी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट पब्लिश्ड। पब्लिकेशन मतलब होता है डेफोमेटरी मैटर मस्ट बी मेड नोन टू पीपल अदर दैन द पर्सन हु इज डिफेम्ड। तो ये होता है। अब यहाँ पर हम केस करते हैं महेंद्र राम वर्सेस हरनंदन प्रसाद 1958। इस केस लॉ में क्या हुआ था, अब बहुत ध्यान से सुनना इसके फैक्ट्स। बेसिकली यहाँ पे ये मैंने केस लॉ क्यों उठाया, क्योंकि इसकी रेलेवेंस है टू सम अदर पॉइंट्स। जैसे यहाँ पे एक पर्सन थे, उन्होंने एक लेटर लिखी, एक्स ने एक लेटर लिखी वाई को, और वो लेटर उन्होंने लिखी उर्दू लैंग्वेज में। अब एक्स ने ये लेटर उर्दू लैंग्वेज में लिखी वाई को। अब अगर यहाँ एक्स को पता है कि वाई को उर्दू लैंग्वेज नहीं आती है, then it is obviously likely to be read by some third person. हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई चांसेस हैं कि जब वाई को उर्दू आती ही नहीं है तो एक्स की उस लेटर को वो किसी थर्ड पर्सन को देंगे और वो पर्सन उन्हें रीड आउट करेगा। तो यहाँ पे चाहे सिर्फ एक इंसान को पता लगता है, इट इज़ सफिशिएंट पब्लिकेशन फॉर अ टॉर्ट ऑफ डेफोमेशन। ऑब्वियसली वाई किसी और को रीड करवाएंगे। नाउ दिस मैटर इज नॉट
कन्फाइंड बिटवीन एक्स एंड वाई, किसी थर्ड पर्सन को ये बात पता लग चुकी है, तो यहाँ पे इट इज़ सफिशिएंट पब्लिकेशन ऑफ अ डेफोमेटरी स्टेटमेंट। तो अगर एक्स को ये बात पता थी कि वाई को उर्दू लैंग्वेज नहीं आती है एंड इट इज़ लाइकली टू बी रेड बाय सम थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे एक्स की जो लाइबिलिटी है वो अराइज होगी। बट ऑन द अदर हैंड, अगर एक्स को ये बात नहीं पता, ही हैज़ नो आइडिया कि उर्दू लैंग्वेज वाई को नहीं आती है, and there are no chances of it being read by some other person, rather it is wrongfully read by some other person, तो वहाँ पे एक्स की लाइबिलिटी नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑफिस है, वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, देयर इज अ सील्ड लेटर, एक सील्ड लेटर है बाय द नेम ऑफ एन एम्प्लॉय, वो उसके टेबल पे पड़ी है लेटर। अब कोई और एम्प्लॉय आता है, उस लेटर को ओपन करके रीड आउट करता है, तो यानी कि यहाँ पे इट इज़ wrongfully read by some other person, it was not meant to be read by that person and it was not likely to be read by him। वो तो उसने wrongfully उसके डेस्क से उठाई और रीड कर दी, सील्ड लेटर थी, it was meant for some other person। तो यहाँ पे जिसने लेटर भेजी, चाहे वो डेफोमेटरी थी, he will not be held liable for it। तो इस केस में मैंने यही एग्जाम्पल इसीलिए समझाई क्योंकि यहाँ पे समझना ईजी है, व्हाट इज मेंट बाय लाइकली टू बी रेड एंड wrongfully read, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लाइबिलिटीज चेंज होंगी। उसके बाद मैं आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसी एसेंशियल से रिलेटेड समझाना चाहती हूँ। इसमें क्या होता है, देखो, वी हैव कम्युनिकेशन बिटवीन जॉइंट टॉर्टफीजर्स एंड कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। दो पॉइंट्स करेंगे। अब कभी जब दो लोग इकट्ठे बैठ के लेटर लिखते हैं विच इज़ डेफोमेटरी ऑफ सम अदर पर्सन वाई, तो यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि क्योंकि इस पूरे सर्कल में भी 3 लोग हैं तो यहाँ पे भी डेफोमेशन हो गई। कोर्ट ने एक्सप्रेसली कहा है कि देयर इज नो डेफोमेशन, देयर इज नो पब्लिकेशन ऑफ अ डेफोमेटरी स्टेटमेंट बाय जॉइंट टॉर्टफीजर्स। जब दो लोग इकट्ठे बैठ के, फॉर एग्जाम्पल, दे आर राइटिंग अ लेटर विच इज डेफोमेटरी ऑफ दिस पर्सन वाई, तो यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे क्योंकि ये बात 3 लोगों को पता लग गई तो ये पब्लिकेशन हुई। अगर वो जॉइंट टॉर्टफीजर्स है, दोनों ने टॉर्ट कमिट किया, दोनों ने डेफोमेशन करी, डेफोमेटरी लेटर लिखा, तो देयर इज नो पब्लिकेशन ऑफ डेफोमेटरी स्टेटमेंट बिटवीन जॉइंट टॉर्टफीजर्स। सो इट इज़ अ पॉइंट टू बी नोटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम पहले केस लॉ करते हैं विच इज टीजे पॉनन वर्सेस MC वर्गीस, 1970 का केस लॉ है। तो इसमें क्या हुआ था, देखो, देयर वाज हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ थे, हस्बैंड वाज नेम्ड पॉनन, मिस्टर पॉनन, और एक वाइफ के फादर थे। इनके जो हस्बैंड वाइफ था ना, तो इस उनकी वाइफ के फादर थे, उनका नाम था मिस्टर वर्गीस। तो हस्बैंड क्या करते थे, हस्बैंड अपने जो इनके फादर इन लॉ थे उनके रिगार्डिंग कुछ डेफोमेटरी स्टेटमेंट्स लिखते थे टू हिज वाइफ वाया लेटर्स। तो हस्बैंड जितनी भी लेटर्स थी डेफोमेटरी ऑफ हिज फादर इन लॉ, वो हमेशा अपनी वाइफ को आगे भेजते थे। अब उनकी वाइफ तो उन डेफोमेटरी स्टेटमेंट्स को रीड करती थी, बट वो आगे इन लेटर्स को अपने फादर को पास ऑन करती रहती थी, ठीक है। अब इसके फादर ने, मिस्टर वर्गीस ने क्या किया, मिस्टर पॉनन के खिलाफ केस फाइल किया ऑफ डेफोमेशन कि इन्होंने मुझे डिफेम किया है। तो यहाँ पे ये लेटर्स फादर के पास भी अवेलेबल थी और ये ऑब्वियसली लेटर्स मिस्टर पॉनन के पास भी थी। तो जब ये किया तो ऑब्वियसली ही वाज द डिफेंडेंट पार्टी इन दिस केस, और मिस्टर वर्गीस ने केस फाइल किया तो ही वाज द प्लेंटिफ पार्टी इन दिस केस। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है, ठीक है, इट वाज डेफोमेटरी, ओके, द स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ, इट रेफर टू हिज फादर इन लॉ ओनली, बट थर्ड असेंशियल में थोड़ी कंफ्यूजन हुई कि क्या ये स्टेटमेंट को पब्लिश्ड मान लिया जाएगा। Public, what is the status of a defamatory statement? Is it termed as being published if it is a communication between husband and wife? तो यहाँ पे जो ये मिस्टर पॉनन थे, इन्होंने सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट का जो है वो कंटेंशन रेज करी। इन्होंने कहा कि जो कम्युनिकेशन होती है ना अंडर सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज अ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। बाय प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन वी मीन कि कोर्ट कभी भी हस्बैंड को और वाइफ को अलाउ नहीं करेगा, नीदर कभी वो कंपेल भी नहीं करेगा और कभी उनको अलाउ भी नहीं किया जाता टू स्टैंड एज विटनेस अगेंस्ट ईच अदर। यानी कि यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ आर वन पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ, वो दोनों एक ही इंसान हैं। तो यहाँ पे देयर इज नो पब्लिकेशन ऑफ अ डेफोमेटरी स्टेटमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, जस्ट लाइक जॉइंट टॉर्टफीजर्स, उसी तरीके से कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ दे आर टर्म्ड एज वन, उनको एक मानता है लॉ। तो वहाँ पे लॉ ने कहा कि इन दोनों के बीच में एक सफिशिएंट पब्लिकेशन नहीं हुई डेफोमेटरी स्टेटमेंट की, तो क्योंकि पब्लिकेशन नहीं हुई तो टॉर्ट ऑफ डेफोमेशन कमिट नहीं हुआ। सेक्शन 122 बेसिकली कहता है कि कोर्ट कैन नीदर कंपेल
ठीक है, nor allow or permit a spouse, maybe husband or wife as the case may be, to stand as witness against each other. तो यहाँ पे अगर हस्बैंड है तो उसके खिलाफ वाइफ एज अ विटनेस नहीं खड़ी हो सकती, और अगर वाइफ है तो उसके खिलाफ हस्बैंड भी एज अ विटनेस खड़े नहीं हो सकते, ना उन्हें कोई फोर्स करेगा, और अगर वो एज अ विटनेस खड़े होंगे भी तो कोर्ट उन्हें रोक देगा, कोर्ट उन्हें अलाउ नहीं करेगा ये करने के लिए। तो सेक्शन 122 यही कहता है, और उन्होंने यही सेक्शन को जो है वो इन्वोक किया था। तो यहाँ पे बेशक अब देखा जाए तो जो लेटर्स हैं दे आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस केस। इस केस में सब्जेक्ट मैटर ही क्या है, लेटर्स। इन्होंने कहा कि जो मेरे सन इन लॉ है उन्होंने मेरे लिए डेफर्मेटरी स्टेटमेंट्स लिखी, तो सब्जेक्ट मैटर ही इस पूरे केस का क्या है, लेटर्स हैं। बट स्टिल ये सब्जेक्ट मैटर को भी कोर्ट में ओपन अप नहीं होने दिया गया सेक्शन 122 के कारण, और कहा गया कि हस्बैंड और वाइफ में जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत सीक्रेट होती है, ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होती है, और कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। अब जब कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा तो ये एविडेंस ही प्रोड्यूस नहीं हो पाया कोर्ट में, लेटर्स को नहीं रख पाए वो कोर्ट में, बिकॉज इट वॉज नॉट अलाउड बाय द कोर्ट। कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज नॉट अलाउड टू बी रिवील्ड। तो जब ये लेटर्स कोर्ट के सामने आई नहीं, कोई एविडेंस ही नहीं रख पाई जो प्लेंटिव पार्टी थी इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, तो जब एविडेंस ही नहीं है तो कोर्ट जो है उसके पास जब एविडेंस ही नहीं है तो कोर्ट के लिए वो केस जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाता है। तो वहाँ पे ऑब्वियसली दिस पर्सन डिफेंडेंट वाज नॉट हेल्ड लायबल फॉर टॉर्ट ऑफ डिफॉर्मेशन, और ये कहा क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट की पब्लिकेशन नहीं हुई, एंड फॉर अ टॉर्ट ऑफ डिफॉर्मेशन टू टेक प्लेस पब्लिकेशन ऑफ अ डिफॉर्मेटरी मैटर मस्ट बी देयर। तो ये हमारे जो है वो एसेंशियल्स हैं विद केस लॉज। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू। In the upcoming video, I will be taking up some relevant topics related to deformation, and surely will cover the defenses of deformation also. So thank you so much guys. Do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.